हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम MHI 110 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप हमारे MA हिस्ट्री के लाइव क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। गाइस, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे, जिसके अंदर आपको थ्योरी ऑफ डी अर्बनाइजेशन एक्सप्लेन करना है इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो जो आपका गुप्ता पीरियड था यानी कि गुप्ता एम्पायर का जो टाइम पीरियड था, उसका पोस्ट मींस कि उसके बाद में जो हमें डी अर्बनाइजेशन देखने के लिए मिलता है। एज वी ऑल नो कि जो गुप्ता एम्पायर है वो एक अर्बनाइज्ड काइंड ऑफ इकोनॉमी थी। वहां पे हमें काफी शहर वगैरह देखने के लिए मिलते थे, तो शहरीकरण की जो प्रक्रिया थी वो गुप्ता काल में काफी अच्छे से डेवलप हो रखी थी। लेकिन अब जब वो एम्पायर खत्म हो जाता है, उस एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है उन चीजों के बारे में हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो डी अर्बनाइजेशन की थ्योरी का मतलब होता है कि जो भी अर्बन सेंटर्स थे, ट्रेड था, इकोनॉमी थी, वो कैसे वीक हो जाती है। ठीक है ना, और वो एक शहर से रूरल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे हिस्टोरियंस जैसे कि RS शर्मा है, उन्होंने इस व्यू को सपोर्ट किया। ठीक है, और अर्बन डिक्लाइन का जो आइडिया है उसके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, तो एक ये जो सिद्धांत है हमारा डी अर्बनाइजेशन का, ये क्या मानता है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद नगरों का महत्व, व्यापार और अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें किस तरीके से घटती चली गई हैं। और जो हमारे इतिहासकार हैं RS शर्मा, वो इस विचार का प्रमुख समर्थन करते हैं। किंतु बाद के अध्ययनों ने पूर्ण नगरीय पतन की धारणा को चुनौती दी है कि पूरी तरीके से नगर कभी भी समाप्त नहीं हुए थे। ठीक है ना, तो कौन कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि नगर समाप्त हो गए थे। पहला, कि जो लंबी दूरी का जो व्यापार होता था उसमें कमी आ गई थी। रोमन जो है गुप्त काल में हम देखते हैं कि रोमन विश्व के साथ जो व्यापार है वो पहले था, बट उसके बाद वो रिड्यूस हो गया। जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी वो रिड्यूस हो गई हैं। मुद्रा का जो प्रचलन है, ठीक है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स हैं वो पोस्ट गुप्ता पीरियड में हमें देखने के लिए कम मिलते हैं, जितना कि हमें गुप्ता पीरियड में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो मोनेटाइज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं, इनका भी डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, कॉइनेज का डिक्लाइन है। लैंड जो ग्रांट्स जो मिला करते थे, जो राजा होते थे वो ब्राह्मण को, टेम्पल्स में ऑफिशियल्स को भूमि दान में दिया करते थे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये सारी जो दान में दी जाने वाली भूमि थी, ये रूरल सेल्फ सफिशिएंसी को प्रमोट करा इसने। और जो अर्बन इंस्टीट्यूशंस हैं, अर्बन संस्थाएं हैं, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, नगरों का पतन होता है। पाटलिपुत्र जैसी जो सिटीज थी, जो एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट थे, हम देखते हैं कि गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड में एविडेंस ऐसे मिलते हैं कि इन सिटीज के अंदर जो अर्बन एक्टिविटीज है वो बहुत ही कम हो चुकी थी। तो ओवरऑल हम क्या एक चीज यहाँ पे समझ में आती है कि कितना ही नगरीय पतन हो गया हो, कुछ सिटीज डिक्लाइन हुए, लेकिन कुछ नए सेंटर्स भी, कुछ नए केंद्र भी जरूर विकसित हुए होंगे। विभिन्न क्षेत्रों में स्थित और स्थिति जो है वो भिन्न भिन्न थी। तो जरूरी नहीं है कि अगर साउथ में डिक्लाइन हो रहा है तो नॉर्थ में भी होगा। एज यू ऑल नो कि गुप्ता एम्पायर काफी बड़ा था, तो अलग अलग क्षेत्रों में हमें वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। दक्षिण भारत में मंदिर आधारित जो नगर है वो विकसित होने लगे थे धीरे धीरे, क्योंकि जो मंदिर होता था, मंदिर के आसपास लोग अपनी दुकानें लगाते थे, फिर धीरे धीरे घरों को बनाते थे। तो जो टेम्पल सेंटर टाउन्स हैं वो हमें साउथ इंडिया में काफी अच्छे तरीके से फ्लरिश होते दिखते हैं। ये ट्रेड के सेंटर्स, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर के रूप में काम करते हैं। ठीक है ना, लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड है वो भले ही डिक्लाइन हो गया हो, जैसा कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा था, जिसमें ये बताया गया कि रोमन एम्पायर के साथ जो ट्रेड होता था उसमें डिक्लाइन आ गया था, बट रीजनल और लोकल जो ट्रेड है वो चलता रहा। जो मर्चेंट्स की गिल्ड्स बनाए गए वो सारे काफी रीजन्स में एक्टिव रहे। कुछ एक्सकवेशंस ये रिवील करते हैं कि काफी सारे जो टाउन्स थे वहां पे ऑक्यूपेशन कंटिन्यू रहा था। ठीक है ना, तो जो एविडेंसेस मिलते हैं अर्बन कंटिन्यूटी के, वो वाली चीजें हैं। तो जो ये आइडिया था पुराना वाला अर्बन डिक्लाइन का, उस आइडिया को वापस से फिर रिवाइज किया गया, और यहाँ पे एक नया वर्ड आता है आपका अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो काल है ये नगरों के डिक्लाइन का नहीं था, बल्कि नगरों के
रूपांतरण का था। नगर यहाँ पे खत्म नहीं हो रहे थे, उनका केवल जो रूप है वो परिवर्तित हो रहा था। सो ओवरऑल जो थ्योरी है इसने इंपॉर्टेंट चेंजेस को एक्सप्लेन किया, बट इसको हम ऑल ओवर इंडिया एक तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सेम नहीं हो सकता है। तो कंप्लीट अर्बन डिके नहीं हुआ है, बल्कि हमें वेरिएशंस देखने के लिए मिले हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस देखने के लिए मिले हैं, और नए जो सेंटर्स हैं इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटीज के वो उभर कर सामने आए हैं। ओके, फिर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर आपको जो अर्बनाइजेशन का इमरजेंस है, ठीक है, दक्कन का जो आपका रीजन था वहां पे हम क्या देखते हैं, अर्बनाइजेशन की पूरी प्रोसेस देखते हैं, ठीक है ना। तो उधर कैसे आपका जो दक्कन का क्षेत्र है वहां पे किस प्रकार से नए जो नगर हैं उनका उद्भव हुआ था, उस पे हमें बात करनी है। सो अर्बनाइजेशन इन द डेक्कन डेवलप्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे डेवलप होता है। अनलाइक द गंगेटिक प्लेन्स, अर्बन ग्रोथ जो है डेक्कन में, वो गंगा के जो हमारे गंगा घाटी में जो हमारा विस्तार हुआ था, वो उससे दक्कन का विस्तार थोड़ा डिफरेंट है। दक्कन में आपका ट्रेड, क्राफ्ट प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, इन सब की वजह से वहां पे ज्यादा हमें व्यापार देखने के लिए मिलता है। तो अब आप क्या देखोगे कि जो प्रोसेसेस हैं अर्बनाइजेशन की दक्कन में, वो कौन कौन सी रही हैं। तो सबसे पहले हर जगह पे ही कृषि का विस्तार इंपॉर्टेंट होता है। आयरन के टूल्स को यूज करना, और फिर उनसे उपकरणों से फॉरेस्ट को साफ करना, कल्टीवेशन को बढ़ावा देना, ये सारी हम चीजें देखते हैं। और ये जो सरप्लस होता है, जो एग्रीकल्चर में एक्स्ट्रा सरप्लस होता है, ये उन लोगों की हेल्प करता है जो नॉन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन होती है। तो जो दक्कन है वो पूरा कनेक्टेड था नॉर्थ इंडिया के कोस्टल रीजन्स के साथ। जो ट्रेड रूट्स थे मेनली यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि आपके कोस्टल रीजन्स के थ्रू यहाँ पे व्यापार होता था। आई होप कि आपको पता होगा कि दक्कन का पठार कहाँ पर है, हम उस रीजन की बात कर रहे हैं। तो आंतरिक और समुद्री व्यापार ने नगरीकरण को यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया है। तो पहला आप इसमें एग्रीकल्चर का पूरा एक्सपेंड करके लिखोगे कि एग्रीकल्चर ने किस तरीके से, कैसे एग्रीकल्चर हेल्पफुल था, एंड देन जो ट्रेड और कॉमर्स है वो किस तरीके से हेल्पफुल था। फिर ओवरऑल आप क्या देखते हो कि यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत अच्छा था। दक्कन का जो रीजन है ना, यहाँ पे लोग पोइट्री, बीड मेकिंग, मेटल वर्क, ये सारा काम भी करते थे। और जो टेक्सटाइल्स थे, ठीक है ना, कपड़ों का जो काम है वो भी काफी ज्यादा हमें यहाँ पे डेवलप्ड देखने के लिए मिलता है। तो धीरे धीरे इसके जो क्राफ्ट सेंटर्स हैं वो इवॉल्व करते हैं और ये अर्बन सेटलमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और दक्कन में क्योंकि सातवाहन जो का रूल था, जो शासक थे, जो डायनेस्टी थी, तो अब कोई भी डायनेस्टी होती है ना, तो वो व्यापार, प्रशासन, अर्बन डेवलपमेंट, इन सारी चीजों को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। तो दक्कन में सातवाहन डायनेस्टी के रूल के टाइम पे भी काफी ज्यादा हमें अर्बनाइजेशन देखने के लिए मिलता है। ओवरसीज ट्रेड हो गया, आपका इनलैंड ट्रेड हो गया, दोनों टाइप का यहाँ पे ट्रेड हुआ। और जो रिलीजियस सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको विभिन्न मर्चेंट, पिलग्रिम, आर्टिसंस ऑल ओवर द वर्ल्ड आती हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज यहाँ पे एक एक्टिविटी, मेजर इकोनॉमिक सोशल एक्टिविटी का सेंटर बन जाती हैं। और मार्केट टाउन्स डेवलप होते हैं, ठीक है, बाजार वाले जो आपके नगर हैं उनका उदय होता है। अब सातवाहन जो है उन्होंने अपना कॉइनेज का सिस्टम भी चलाया था। तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन, अर्बन एक्टिविटीज इस मुद्रा के प्रचलन की वजह से बढ़ती है। तो यहाँ पे कुछ आपको प्रमुख नगरों के नाम दे रखे हैं, नासिक, तेर, तगारा, ये सारे इनके मेजर सेंटर्स थे। तो ओवरऑल हमारे पास पूरे 8 पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से हमने दक्कन में किस प्रकार से अर्बनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो पूरी आगे बढ़ी थी, उस पर हमें बात करनी है, ठीक है ना। 110 और 111 थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा, उसमें काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, अलग अलग तरीके से वो पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान देना है, ज्यादा आप याद नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ पॉइंटर्स को याद रखो। तो ओवरऑल आई होप कि आप समझ गए हो कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं जिन्होंने दक्कन में अर्बनाइजेशन की प्रोसेस को बढ़ावा दिया था। नाउ यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिसुपालगढ़। सिसुपालगढ़ एक इंपॉर्टेंट एंशियंट फोर्टिफाइड सिटी थी जो कि प्रेजेंट डे भुवनेश्वर उड़ीसा की साइड है, एंड इसको एक अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट माना जाता है। तो इसके फीचर्स क्या थे, देखो, एक तो ये फोर्टिफाइड सिटी थी, मतलब मड और स्टोन से पूरा वॉल से कवर्ड था ये सिटी, ताकि प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा, एक ये नगर था, यहाँ पे सड़कें, द्वार, जल निकासी, आवासीय क्षेत्र हमें बहुत देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे हमें पॉटरी, बीड्स, कॉइन्स, आयरन, ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स का देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल वाई दिस सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, बिकॉज ये एंशियंट कलिंग रीजन से जुड़ी हुई है,
ठीक है ना। तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ये प्राचीन कलिंग क्षेत्र से जुड़ा था और प्रारंभिक भारतीय नगरीकरण को समझने में सहायता करता है। ओवरऑल ये क्या है, इसने जो अर्बन सिविलाइजेशन की ग्रोथ है, ट्रेड है, इस सबको पूरा अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। तो एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है अर्ली इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए। फिर आपका एक और शॉर्ट नोट है जिसमें आपको ब्राह्मणाबाद और अल मंसूरा के बारे में बताना है। तो ब्राह्मणाबाद क्या है, सिंध का एक महत्वपूर्ण प्राचीन नगर था और यहाँ पे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के बाद अरब शासकों ने इसके निकट अल मंसूरा नामक नया नगर बसाया था। ठीक है ना। तो यह भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन का पहला प्रमुख प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनकर सामने आता है। ठीक है ना। तो क्या फर्स्ट मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल सेंटर की तरह इसने काम किया। अब हम इसके मेन फीचर्स को जानेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल सेंटर था। अल मंसूरा सिंध में अरब शासन की राजधानी के रूप में कार्य करता था। यहाँ पे व्यापार था। यह नगर भारत, मध्य एशिया, अरब देशों को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित था क्योंकि सिंध की तरफ है ये लोकेटेड। ठीक है ना। तो कल्चरल एक्सचेंज होगा यहाँ पे इस्लामिक कल्चर के साथ, जो हमारा मीटिंग पॉइंट है इंडियन और इस्लामिक कल्चर का, उसके रूप में ये काम आया। अर्बन डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ, मॉस्क, मार्केट, तो मतलब एक मिक्स्ड हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इस्लाम का, अरब रूल का और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो एक कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पे इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ब्राह्मणाबाद और अल मंसूरा इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था मेडाइवल इंडिया के टाइम पे, और जो अरब इन्फ्लुएंस है इस रीजन में इसने उसको बढ़ावा भी दिया था। सो अगर आपको MHI 110 का गेस्ट पेपर या फिर इसके नोट्स को परचेज करना है तो उसके लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिस इज द नंबर। और आपको स्कॉलरली माइंड्स की टीम को इस पे व्हाट्सएप करना है। मेरी टीम आपको आगे फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड करवा देगी। द प्राइस ऑफ गेस्ट पेपर इज ₹49, जिसके साथ जो हम आपको यूट्यूब पे करवाते हैं वो बाइलिंगुअल वाला अगर आपको मटेरियल चाहिए तो वो भी आपको गेस्ट पेपर के अलॉन्ग विद ही मिल जाएगा। उसके अलावा लाइव क्लास जरूर आएगी आपकी MHI 110 का। एक हम न्यू पूरा सेशन लेकर आएंगे, मैराथन सेशन, जो कि हमारे लाइव चैनल पे चलेगा। उसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ताकि जो भी न्यू क्लासेस आएंगी उनकी जो इन्फो है वो आपको मिलती रहेगी। ओके।